नमस्कार दोस्तों, हिंदी पीडिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। बच्चों, आप सभी ने पहले के वीडियो को बहुत सराहा है, उस पर कमेंट भी किया है और कहा है कि सर जी इसी तरह से आप पाठ 2 के अभ्यास प्रश्न भी लेकर आएं। आज मैं पाठ 2 लाख की चूड़ियां कहानी का अभ्यास पत्र लेकर आया हूं। इस अभ्यास पत्र में कहानी से आगे अनुमान कल्पना और भाषा की बात के प्रश्न अभ्यास हम सभी करेंगे। तो आइए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को पुश कर दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 1 पर। आज हम सभी लाख की चूड़ियां पाठ के प्रश्न अभ्यास को हल करेंगे। जैसा पहले भी लाख की चूड़ियों के पाठ से हमने भावार्थ आदि कर लिए थे, आज प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो प्रश्न अभ्यास में सबसे पहले कहानी से के पहले प्रश्न को लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें देखते हैं, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था, चाव से बड़े मन से क्यों जाता था, और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो लेखक इस तरह से क्यों करता था, इसको ध्यान से देखिए। अगर कहानी आपने पढ़ ली है तो बड़े ही अच्छे तरह से आपको उत्तर भी आ जाएगा कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बड़े चाव से इसलिए जाया करता था क्योंकि वहां बदलू नाम का एक मनिहार चूड़ियां बनाने वाला एक मनिहार रहता था। उन्हें लाख की सुंदर व रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था जो लेखक को बहुत पसंद थी। मामा के गांव में उनके सभी हम उम्र बच्चे उन्हें बदलू काका कहकर बुलाते थे, इसलिए लेखक भी उन्हें बदलू मामा की जगह बदलू काका कहते थे। इसीलिए लेखक भी बच्चों को देखकर बदलू काका की जगह मामा न कह करके काका कहते थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वस्तु विनिमय क्या है। वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। व्यापार में यह तरीका प्राचीन समय में अपनाया जाता था जिसमें वस्तुओं के बदले पैसे लेने के बजाय वस्तु ही ली या दी जाती थी। पैसे लेने के बजाय वस्तु ली जाती थी या दी जाती थी, जबकि आजकल वस्तुओं के बदले धन का लेन देन होता है। आजकल वस्तुओं को बदले हम क्या करते हैं, पैसे ले जाते हैं, रुपए ले जाते हैं, जिससे वस्तु को खरीदते हैं। लेकिन उस समय इसके बदले वस्तु ही ली जाती थी। वस्तु लेने के लिए दूसरी वस्तु देनी पड़ती थी। जिसके पास जो वस्तुएं होती थी उस वस्तु को देकर जो वस्तुएं नहीं होती थी उसके बदले वह वस्तु ले लेते थे। इसी को वस्तु विनिमय कहते थे। मशीनी युग ने, तीसरे प्रश्न की बात करें, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। तो ध्यान से देखेंगे, इस पंक्ति में लेखक को कारीगरी की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया, मानो उनके हाथ ही काट दिए गए हैं, मानो उनके हाथ ही कट गए हों, हाथ अब नहीं रहे हो, क्योंकि उनके द्वारा निर्मित वस्तुएं, उनके द्वारा निर्मित सामान अब कोई नहीं खरीदता। वह ज़्यादा समय लेकर कम काम करते थे और आज मशीनें कम समय में अधिक काम करती हैं। इसलिए सभी चाहते हैं कि हम मशीनों से काम कराएं ताकि हमारा कार्य जल्दी हो जाए और हमें इसके लिए पैसे भी कम देने पड़ें। इस कारण से कारीगरों के हाथ काट दिए, मशीनी युग ने कारीगरों को हाथ काट दिए। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ ही में रोजी रोटी भी चला रहे हैं। परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, मशीनों ने लोगों को बेरोजगार भी बना दिया है। मशीनों ने लोगों को बेरोजगार भी बना दिया है।
आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक के मन से छिपी नहीं रही? इसका उत्तर लिखेंगे कि बदलू के मन में व्यथा थी। दरअसल गांव की सभी महिलाएं बदलू काका की बनाई लाख की चूड़ियां के बदले मशीन से बनाई हुई हल्की व सस्ती कांच की चूड़ियां पहनने लगी, जिस वजह से उनका व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। बदलू काका को अपने पुश्तैनी व्यापार के बंद होने का बहुत दुख था, जो अंदर ही अंदर उन्हें खाए जा रहा था। इस व्यथा को लेखक ने समझ लिया था। तो बदलू के मन में ऐसी व्यथा थी जो लेखक से छिपी नहीं रही। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आया? मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आया? तो इसकी बात करते हैं। मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया, काम न करने से उसकी शरीर भी ढल गई, उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई, अब वह बीमार रहने लगा। आइए अब कहानी से आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, मेले, बाजार आदि में हाथ से बनी चीजों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। इस तरह से आप अगर कोई वस्तु बाजारों में बनते देखे हों या उसका निर्माण होते देखा हो, उसको बनाने की इच्छा आपके मन में जगी हो और आपने भी उसको करने का प्रयास किया हो या सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। आइए उत्तर लिखते हैं। मैंने मेले बाजार में हाथ से बने रंग बिरंगे खिलौने, रंगीन तथा सफ़ेद मोमबत्तियाँ, हाथ के पंखे, जूट के बने सामान देखे हैं। ये सामान अत्यंत मनमोहक होते हैं। मैंने एक कलाकार के पास जूट के बने सामानों को बनाना सीखना शुरू कर दिया। लगभग 6 महीने सीखने के उपरांत मैं अपने आप सामान बनाकर बेचने लगा। इससे मुझे अतिरिक्त आमदनी भी होने लगी। इस तरह से आप किसी भी सामान को बनाना सीख रहे हो या सीखना चाहते हो या सीखने का प्रयास किए हो तो उसको आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, लाख से बनी वस्तुओं का निर्माण भारत के राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में होता है। लाख से सुंदर सुंदर खिलौने बनते हैं, घर की सजावटी वस्तुएं बनती हैं, आभूषण बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, चूड़ियां बनती हैं, डाक खाने में मुहर तथा पैकिंग सील बनाई जाती है। इस तरह से लाख से अत्यंत कीमती वस्तुएं भी बनाई जाती है। अनुमान और कल्पना के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, घर में लेखक के आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? घर में अगर कोई आपके आ जाता है, घर में मेहमान के आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? तो घर में मेहमान आने पर मैं उन्हें यथोचित प्रणाम कर बैठक में उन्हें बिठाऊंगा, उन्हें जलपान कराकर उनसे आने का कारण पूछूंगा। उसे यदि पिता के काम हैं तो वे कब तक आएंगे या बताऊंगा। रुक रुक कर इंतजार करते हैं, बताऊंगा, या यदि वे रुक रुक कर इंतजार करते हैं तो उनके साथ प्रेम पूर्वक बातें करूंगा तथा उनकी सुविधा का ध्यान रखूंगा, उनकी सुविधा का ध्यान भी रखूंगा। इस तरह से अगले प्रश्न की बात करते हैं, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है, लिखिए। तो मुझे छुट्टियों में
अपने नाना नानी के घर जाना सबसे अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? वहाँ की दिनचर्या यहाँ की दिनचर्या से बिल्कुल अलग होती है। वहाँ मामा के लड़के तथा लड़की के साथ खेलते हुए खेतों की ओर जाते हैं, बाग में पेड़ पर चढ़ते हैं, गर्मियों में आम तोड़ना, बाग में पेड़ों की छाया में अनेक खेल खेलना अच्छा लगता है। शाम को नानी ने कहानियाँ सुनाना, नानी से कहानियाँ सुनना, एक साथ बैठकर गपशप करना अच्छा लगता है। नानी से कहानियाँ सुनना भी अच्छा लगता है, एक साथ बैठकर गपशप करना भी अच्छा लगता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए, दिन होते रहते हैं। आप अपने आए दिन परिवर्तन होते रहते, मशीनी युग से आए दिन परिवर्तन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। तो मशीनी युग में अनेक परिवर्तन हम देख सकते हैं। अपने आसपास हुए परिवर्तन का एक उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। अपने आसपास जहां हम रहते हैं वहां एक परिवर्तन देखने को मिला है जिसे हम लिखने जा रहे हैं। ऐसे आप अपने मन से अपने आसपास हुए परिवर्तन को लिख सकते हैं। मेरे स्कूल से कुछ दूर पर खेत हैं। मेरे स्कूल से कुछ दूर पर क्या है? खेत हैं। कुछ समय पहले तक खेती का अधिकांश काम बैलों तथा हाथों से किया जाता था। कुछ समय पहले यह कार्य बैलों से होता था और हाथों से होता था, लेकिन अब खेती का काम मशीनों से किया जाने लगा है। जुताई ट्रैक्टर से होती है, बुआई सीड ड्रिल कल्टीवेटर से होती है, निराई गुड़ाई कल्टीवेटर से होती है, खरपतवार हटाने के लिए खरपाती नाशी का मशीनों से छिड़काव होता है, दवाओं का मशीनों से छिड़काव होता है, कटाई हार्वेस्टिंग मशीन से होती है तथा मड़ाई का कार्य थ्रेशर से भूसा तथा अनाज ट्रैक्टर से ढोकर घर तक लाते हैं। इस तरह से मशीनों का प्रयोग करते हैं। बाजार में बिकने वाली सामानों की डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं? आपस में चर्चा कीजिए। बाजार में जो चीजें बिकती हैं उनमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। आप उन परिवर्तनों को कैसे देखते हैं? आपस में चर्चा कीजिए। आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है। आज नित नए आविष्कार होने से तरह तरह की वस्तुएं बाजार में आ रही हैं। बाजार में वस्तुएं असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। लोगों की रुचि, आवश्यकता तथा उनकी आय देखकर वस्तुएं बनाई जाने लगी हैं। खाने, पहनने तथा नित्य प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा में विविधता बढ़ती जा रही है। नित नए फैशन के कपड़ों से बाजार भरा पड़ा है। खेल कूद के सामानों से, कपड़ों से, खाने पीने की वस्तुओं से। जैसे पहले खाने पीने की वस्तुओं में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन आज नाना प्रकार की चीज़ें खाने पीने को मिल जाती हैं। गांव के छोटे छोटे चौराहों पर भी वो वस्तुएं मिल जाती हैं। पांचवा प्रश्न, हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बात कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। तो बातचीत करना है और लेख तैयार करना है। खान पान में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, पहनावे में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, इस रहन सहन में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। जिस रहन सहन में गांव से लोग इस समय पलायन कर रहे हैं, शहरों की तरफ जाना पसंद कर रहे हैं, शहरों में रहना पसंद कर रहे हैं, गांव में रहना नहीं पसंद कर रहे हैं। तो जो बदलाव आ रहे हैं उनको अपने तरीके से समझकर लिखना है। तो विज्ञान के इस युग में जब हम सब कुछ बदल रहा है, हमारे खान पान, रहन सहन, कपड़े भी इस बदलाव से अछूते नहीं हैं। इस बदलाव का असर सब पर देखा जा सकता है। कुछ लोगों की बातचीत को आधार मानकर कहा जा सकता है कि कुछ लोगों के विचार से यह बदलाव अच्छा है और कुछ इतनी तेजी से हो रहे बदलाव को शुभ संकेत नहीं मानते। इस विषय पर दो समूह बनाकर पक्ष विपक्ष में आलेख तैयार करें। तो आप इसको स्वयं लिख सकते हैं कि क्या क्या बदलाव आपने महसूस किए हैं। जो बदलाव आपने महसूस किए हैं उसको आप देखकर, समझकर लिख सकते हैं। भाषा की बात का प्रश्न है।
बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता है जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियां बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती हैं। दूसरी पंक्ति में उनके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। व्यंग वाक्य, अब पहले जैसी औलाद कहाँ। इसकी व्याख्या इस तरह से कर सकते हैं, आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आमतौर पर यह सुनने को मिलता है जिसमें उनके हृदय में छिपा दुख और व्यंग देखने को मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देती है। प्रश्न 2, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे लला, रज्जो, आम, कांच, गाय इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जानी जाने वाली संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और न आकार वजन परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखिए। तो इस पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं को देखकर लिखना है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती हैं, जो जातिवाचक संज्ञा में आती हैं, जो भाववाचक संज्ञा में आती हैं। इस तरह से तीनों प्रकार की संज्ञाओं को पाठ से देखकर लिखना है। तीनों प्रकार की संज्ञाओं को कहाँ से लिखना है? पाठ से देखकर लिखना है। उत्तर, व्यक्तिवाचक संज्ञा बदलू, बेलन, मछिया व्यक्तिवाचक है। जातिवाचक आदमी, मकान, शहर। भाववाचक संज्ञा है स्वभाव, रुचि, व्यथा। स्वभाव, रुचि, व्यथा। इस तरह से अगले प्रश्न की बात करते हैं। गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त को, समय को बखत, उम्र को वय, आयु को उम्र कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। इंसान, मनुष्य। रंज, दुख। गम, मायूसी। जिंदगी, जीवन। औलाद, संतान। इस तरह से आज का कालांश यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों में शेयर करें, ताकि इसी तरह से आपको समय पर अपडेट देते रहें, समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।